हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुऑन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जान रहे हैं, हमने जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में मॉडर्न छत्तीसगढ़ या आधुनिक छत्तीसगढ़ में हमने प्रवेश कर लिया है। पिछले क्लासेस में आपने क्या देखा था, मराठाओं के बारे में देखा था, जहाँ पे मैंने बताया था कि मराठा जो हैं अब धीरे धीरे अपना जो शासन है अंग्रेजों को सौंप देते हैं और 1854 के बाद छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों को आपको शासन देखने मिलेगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 1857 में एक भीषण विद्रोह जो है, स्वतंत्रता आंदोलन जो है पूरे भारतवर्ष में होता है, जिसके कारण अंग्रेजों की नींव हिल जाती है, उनकी सरकार की नींव हिल जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन भारतीयों के द्वारा कैसे किया गया कि पूरी एक अंग्रेजी सरकार यहाँ से लेकर लंदन तक पूरी की तरह हिल गई, जिसके कारण एक राष्ट्रीय आंदोलन का नाम भी हम इसे देते हैं। और इसी राष्ट्रीय आंदोलन से हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल है, महत्वपूर्ण रोल जो अदा करते हैं वो होते हैं A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्होंने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में सोचा कि ऐसा एक संगठन होना चाहिए। अब इस संगठन को बनाने के पीछे भी इनका बहुत बड़ा दिमाग होता है कि ये सोचते हैं कि एक सेफ्टी वॉल की थ्योरी जनरेट करते हैं। जब इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में सोचा तो एज अ सेफ्टी वॉल इन्होंने सोचा। सेफ्टी वॉल क्या होता है? जैसे प्रेशर कुकर में एक आप देखें ऊपर में लगा होता है वॉल्व, तो वो क्या होता है, प्रेशर को बाहर आने नहीं देता। वैसे ही ये इस संगठन का उपयोग भारतीयों के जो विद्रोह है उसे रोकने के लिए इसका उपयोग करना चाहते थे। तो किसने स्थापना की इसकी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की थी। और ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है फॉर्मर ICS अधिकारी भी होते हैं और इस समय जो वायसराय होते हैं उनका नाम होता है लॉर्ड डफरिन। ये चीज़ भी याद रखेंगे। अब ये वाली बात हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में जब पढ़ेंगे तब ज़्यादा चर्चा करेंगे। फिर भी आज के क्लास में हम लोग जो छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा करेंगे वो यहीं से करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उसका प्रभाव कैसे छत्तीसगढ़ में पड़ते गया और कौन कौन से लोग इनके साथ जुड़ते गए। इसीलिए आपको इनके बारे में जानना जरूरी है। तो कब स्थापना हो गई? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर हो जाती है। और जहाँ पर स्थापना होती है वह जगह होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अब जैसे मैंने बताया, सेफ्टी वॉल की तरह ये उपयोग करना चाहते थे, परंतु यहाँ से एक बहुत ही बड़ा बदलाव पूरे भारतवर्ष में आता है इस संगठन के बनने से, जिसको हम आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एक अधिवेशन है, हर साल प्रत्येक वर्ष अलग अलग स्थानों पर, जितने भी भारत में अलग अलग स्थान हैं उस जगह पर आयोजित किए जाते थे, जिसमें 1889 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बंबई अधिवेशन है वहां पर मध्य प्रांत और बरार, जो मध्य प्रांत और बरार है उसमें ही छत्तीसगढ़ शामिल होता था। तो मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र से करीबन 214 लोगों ने पहली बार इस अधिवेशन में भाग लिया था और हर बार के अधिवेशन में कुछ न कुछ उद्देश्य प्रस्ताव लाए जाते थे। वैसे ही दूसरा जो 1891 का नागपुर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पी आनंद चार्लू उस समय अध्यक्षता करते हैं। और जब छत्तीसगढ़ से जो नेता वहां जाते हैं, जो लोग भाग लेने जाते हैं, वह अंग्रेजों की शोषणकारी दमनकारी नीति का बहुत ज़्यादा यहाँ पर विरोध करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, किसानों का शोषण किया जाता था। किसानों का कैसे शोषण होता था? नहर और जंगल पर, क्योंकि किसान तो सबसे ज़्यादा नहरों पर डिपेंडेंट होते थे और जंगलों से जो उपज होती थी उससे
उनका कार्य होता था। तो नहरों और जंगल पे जो कर लगाए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, इस कारण से जो किसान हैं बहुत चिंतित होते हैं और इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में यह जो 7वां अधिवेशन होता है नागपुर में, इसमें यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अंग्रेजों को हम ये बात रखेंगे कि आप ये जो दर है, जो टैक्स लगा रहे हैं, उसे निश्चित करें। अगर किसी ने लोन लिया है, उधार लिया है, तो उस पर ज़्यादा कर ना लगाए, ज़्यादा ब्याज पे कर ना लगाए। ये बात इस सम्मेलन में स्वीकार की गई और प्रस्ताव पारित किया गया। तो कौन कौन सा देखा हमने? एक बम्बई अधिवेशन 1889 का, जिसके अध्यक्ष थे वेडरबर्न, जिसमें 214 लोगों ने भाग लिया था कांग्रेस के, कहाँ से? छत्तीसगढ़ में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 7वां अधिवेशन हुआ नागपुर का 1891 में, यहाँ पर भी एक टैक्स सिस्टम की बात हुई। आगे जब हम देखते हैं 1891 के बाद, तो यह जो दौर होता है पूरे भारतवर्ष में 1891 से लेकर 1900 तक, यहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा अकाल। भारतवर्ष में और छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज़्यादा अकाल पीड़ित लोग यहाँ देखने मिलते हैं। एक तरह की भुखमरी की नौबत आ जाती है। करीबन 3 वर्षों तक यह दौर चलता है और 1894 में जब यह भीषण अकाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक प्रांतीय कमिश्नर होते हैं, चीफ कमिश्नर होते हैं, जिनका नाम होता है वुडवर्ड। इन वुडवर्ड के द्वारा छत्तीसगढ़ का जो प्रदेश का एरिया है या जो क्षेत्र है, वहाँ पर दौरा किया जाता है। और दौरा करने के पश्चात ये दिशा निर्देश जारी करते हैं वहाँ के राजा और मालगुजारों को, कि जमींदारों को, कि आप किसानों की सहायता कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा अभी त्रस्त हैं, भुखमरी से त्रस्त हैं, आप उनकी सहायता कीजिए और अंग्रेज अधिकारियों की भी मदद कीजिए। तो यह बात होती है जब यह अकाल पड़ जाता है। परंतु अंग्रेज भी बहुत भ्रष्ट होते थे उस समय। अगर किसी को सहायता देने के लिए भी पैसा दिया जाता था अंग्रेजों को, तो ये खुद अपनी जेब भरना पहले पसंद करते थे और किसानों को पैसा नहीं मिलता था। जिस कारण से अकाल में, जब अकाल पड़ता है, तो उस समय किसान अंग्रेजों के विरोध में धीरे धीरे मुखर होना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे एक राजनीतिक चेतना भी यहाँ पर कि हमारा शोषण हो रहा है, ये बात इनके मन में घर कर जाती है। और आगे चलकर जब राजनीतिक चेतना की बात होती है, तो सबसे अच्छा जो माध्यम होता था वह होता था समाचार पत्र या कोई पत्रिका, जिसमें हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में माधवराव सप्रे के द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र नाम से एक मासिक पत्रिका जारी की जाती है और यह छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्रिका होती है। यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन होता है माधवराव सप्रे के द्वारा। कब? 1900 में प्रथम मासिक पत्रिका जारी की जाती है माधवराव सप्रे के द्वारा। और इसको लिखने के लिए जो सहयोग करते हैं उनका नाम होता है रामराव चिचलोंकर। और यह प्रकाशन जिस जगह से होता है वह होता है पेंड्रा रोड बिलासपुर से इस पत्रिका को जारी किया जाता है। इसके साथ ही साथ अब ये जो पत्रिका जारी हो गई तो लोगों तक पहुंचेगी और लोगों में एक जो अंग्रेजों की दमनकारी नीति है उसकी जानकारी यहाँ से मिलेगी। तो क्या अंग्रेज चुप बैठेंगे? नहीं, अंग्रेज चुप नहीं बैठते और कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रकाशन कैसे भी करके बंद किया जाए। और दूसरा कारण होता है कि इस पत्रिका से उतना आर्थिक लाभ भी माधवराव सप्रे जी को नहीं होता। तो करीबन 1900 से लेकर 300 तक, 1900 से लेकर 1903 तक बस ये पत्रिका चलती है और 3 वर्षों के बाद यह पत्रिका का प्रकाशन यहाँ पर बंद हो जाता है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने? छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ में स्पेशली बात कर रहे हैं, अभी हम भारत के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मित्र के लिए मित्र नाम से ये प्रकाशित एक मासिक पत्रिका है। इससे एक प्रश्न बना हुआ है, बिल्कुल इसको ध्यान देंगे। अगला जो आगे हम बढ़ते हैं, दौर जैसे बढ़ता है 1900 से आगे हम बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो 1905 का वर्ष आता है। वर्ष 1905 का जो अधिवेशन होता है, कांग्रेस अधिवेशन जो होता है वह होता है बनारस में। बनारस जिसे वाराणसी के नाम से आप जानते हैं, 21वां अधिवेशन होता है बनारस में। और इस समय अध्यक्ष बनते हैं
गोपाल कृष्ण गोखले को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके पहले जो 1905 का जो वर्ष है, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो, इस नीति के अनुसार ये बंगाल का विभाजन कर देते हैं अंग्रेज। करीबन बंगाल का विभाजन अक्टूबर महीने में ये बंगाल का विभाजन कर देते हैं। और अक्टूबर के बाद दिसंबर में यहाँ जब बैठक होती है तो अंग्रेजों की इस विभाजनकारी नीति का बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है और अंग्रेजों के विरोध में प्रस्ताव जारी किया जाता है कि अब हम बंग भंग आंदोलन करेंगे। और दूसरा जो आंदोलन है कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर करेंगे, स्वदेशी आंदोलन की। और बंगाल विभाजन के विरोध में यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया जाता है। और छत्तीसगढ़ से भी इस बनारस अधिवेशन में बहुत से लोग भाग लेने जाते हैं, जिसमें प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? माधवराव सप्रे, राम गोपाल तिवारी, सीएम ठक्कर, वामन राव लाखे, बद्री प्रसाद राव और रविशंकर शुक्ल। ये कुछ जो प्रमुख लोग हैं छत्तीसगढ़ से, ये इस जगह भाग लेने जाते हैं। और 1905 के बाद एक नया विद्रोह अंग्रेजों के विरोध में शुरू हो जाता है, जिसमें बढ़ चढ़कर जो है छात्र भी पहली बार भाग लेते हैं स्वदेशी आंदोलन में, जिसमें हम देखेंगे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा से लेकर प्यारेलाल तक सभी लोग इसका समर्थन करते हैं। और समित्र मंडल नाम से पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा एक संगठन भी बनाया जाता है। क्या बताया मैंने? समित्र मंडल 1906 में। और यह किस चीज़ के लिए होता है? स्वदेशी जो सामान है उसके समर्थन में। अब अगर स्वदेशी सामान का हम समर्थन कर रहे हैं तो मैं किसी अगर जगह जाऊं लेने के लिए कुछ सामान, तो स्वदेशी दुकानें होनी चाहिए। तो स्वदेशी दुकानों का भी निर्माण किया जाता है 3 जगहों पर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में। एक होता है राजिम, जिसमें डॉक्टर पूरन सिंह के द्वारा दुकान खोला जाता है, धमतरी यादवराव के द्वारा, और महासमुंद में हर प्रसाद सोनी जी के द्वारा। इस तरह से दुकानें खोलकर, स्वदेशी दुकानें खोलकर इस स्वदेशी आंदोलन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से छत्तीसगढ़ में समर्थन किया जाता है। और इस जो आंदोलन जो चल रहा था उसका एक केंद्र भी बनाया जाता है, वह बनता है सारंगमणि मुदलियार जी का। सारंगमणि मुदलियार जी का जो निवास स्थान होता है उसको इसका केंद्र बनाया जाता है। और पूरे छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन को फैलाया जाता है। तो यह क्या देख रहे हैं हम लोग? स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव देख रहे हैं, 1905 के बाद जो प्रभाव पड़ा। आगे जब हम देखते हैं तो 1906 में एक सबसे बड़ा बदलाव आता है। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की स्थापना होती है वह हम देखते हैं। अभी हमने क्या देखा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 28 दिसंबर 1885 को। अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की स्थापना होती है वर्ष 1906 में, और मुख्यालय बनाया जाता है रायपुर को मुख्यालय बनाया जाता है। स्थापना जो करते हैं वो होते हैं सीएम ठक्कर, और सदस्य जो बनते हैं उनका नाम होता है पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये चीज़ों को आप रखेंगे याद कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना कब की गई? वर्ष 1906 में। धीरे जैसे समय बढ़ते जाता है तो 1907 का एक ऐसा दौर भी आता है जहां पर हम देखेंगे कि कांग्रेस का ही विभाजन हो जाता है, 2 गुटों में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब कारण क्या होते हैं उसे हम देख लेते हैं। तो 1907 का जब कांग्रेस अधिवेशन होता है वह होता है सूरत में 1907 का कांग्रेस अधिवेशन होता है, या गुजरात में पड़ता है सूरत। यहाँ देख रहे हैं आप गुजरात का क्षेत्र, गुजरात में सूरत पड़ता है। तो यहाँ अधिवेशन होता है। अब जो है कांग्रेस 1905 के बाद ही बोला जाए तो यहाँ पर 2 गुटों में बटा होता है। एक तो होता है नरम दल, एक होता है गरम दल। गरम दल में जो है लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक जी जो है गरम दल के नेता होते हैं, और जो नरम दल होता है उनका प्रभाव कांग्रेस पे ज़्यादा होता है।
इस बात को लेकर गरम दल के नेता बहुत ही ज़्यादा रोष में और गुस्से में रहते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि ये जो सूरत का अधिवेशन होने वाला है, यहाँ पर जो अध्यक्ष बने वह गरम दल का नेता बने, ना कि नरम दल का नेता। क्योंकि हर वर्ष जो अधिवेशन होता आ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें हमेशा यह देखने को मिल रहा था कि नरम दल के ही नेता अध्यक्ष बनते आ रहे हैं और इनकी बात जो है, गरम दल के नेता लोगों की बात जो है, नरम दल के नेता नहीं सुन रहे थे। जिस कारण से यह जो सूरत का अधिवेशन जो होता है, इसमें बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की और इवन यहाँ पे ये चीज़ें भी होती हैं कि चेयर भी उछाले जाते हैं, जूते चप्पल भी एक दूसरे को मारे जाते हैं। इस तरह की नौबत पहली बार कांग्रेस पे आ जाती है और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है दो भागों में। एक होता है गरम दल और नरम दल। कब हुआ? 1907 में। कहाँ पे हुआ? सूरत के अधिवेशन में। कांग्रेस का जो सूरत का अधिवेशन होता है, इस जगह पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष बनते हैं, जिनके कार्यकाल में ये चीज़ें होती हैं, वो होते हैं राज बिहारी घोष, जो इस समय के अध्यक्ष बनते हैं, और पंडित सुंदरलाल शर्मा, शिवराम मुंजे, नारायण राव मेघावले। ये जो छत्तीसगढ़ से कुछ लोग होते हैं, इस अधिवेशन में जब कांग्रेस का विभाजन होता है, इस अधिवेशन में भाग लेने गए होते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में तो प्रभाव पड़ना ही है इसका। अगर कहीं पे दो भाग में बटे हैं तो उसका प्रभाव भी तो गरम दल और नरम दल हमारे छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के ही तो गुट है या कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो देखेंगे हम कैसा प्रभाव पड़ता है। छत्तीसगढ़ में भी प्रांतीय सम्मेलन हुआ करता था, जिसमें पहला हुआ था नागपुर में 1903 में, नागपुर में 1903 में। दूसरा हुआ था जबलपुर में 1906 को, और तीसरा जिस वर्ष ये विभाजन हुआ उसी वर्ष तीसरा रायपुर में 1907 को होता है। 1907 में इस समय एक नेता होते हैं दादा साहब खापर्डे, छत्तीसगढ़ के दादा साहब खापर्डे जी के द्वारा इस सम्मेलन में यह बात रखी जाती है कि जो हम सम्मेलन कर रहे हैं उसकी शुरुआत में हम वंदे मातरम गीत गाएं, वंदे मातरम की गीत के साथ शुरुआत की जाए। और इस बात को जो अध्यक्ष होते हैं इस समय, ये जो तीसरा प्रांतीय सम्मेलन होगा उसमें अध्यक्ष होते हैं केलकर जी। केलकर जी और जो सदस्य होते हैं उस समय हरि सिंह गौर जी, इनके द्वारा दादा साहब खापर्डे की बात को नकार दिया जाता है कि हम वंदे मातरम गीत से इस सम्मेलन की शुरुआत नहीं करेंगे। जिस कारण से दादा साहब खापर्डे और उनके जो अन्य साथीगण हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इस अधिवेशन को ही बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या देखते हैं हम कि यहाँ भी नरम दल और दूसरा गरम दल तैयार हो जाता है छत्तीसगढ़ में भी। और जब दादा साहब खापर्डे जी यहाँ से बाहर निकलते हैं तो एक जगह बहुत बड़ा जुलूस भी निकालते हैं और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन के लिए ये लोगों को इकट्ठा भी करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी जो गरम दल और नरम दल के नेता हैं उसे हम देख लेते हैं। अगर हम देखें नरम दल के नेता तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, शिवराम मुंजे, केलकर, सीएम ठक्कर, हरि सिंह गौर और देवेंद्र नाथ चौधरी। ये किसके हो गए? नरम दल के नेता। वैसे ही गरम दल के नेता, जैसे मैंने एक नाम तो बताया ही, दादा साहब खापर्डे, जिनकी बात नकारी गई, तो इनके साथ भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, ई राघवेंद्र राव, हनुमान सिंह और लक्ष्मण राव। ये जो नेता है इनके साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम विभाजन देख लेते हैं। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। 1907 से सब थोड़ा दौर आगे बढ़ता है। 1908, 1909 का समय। 1908 में आते आते तक 1905 से जो स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है 1908 तक हमें देखने मिलता है, जिसके प्रभाव में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस समय में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा होता है, इस समय में एक पत्रिका भी जारी की जाती है, मराठी पत्रिका होती है जिसका नाम होता है केसरी, जो स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में जारी की जाती है वर्ष 1908 में।
और इसी वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ में भी हिंदी में केसरी पत्रिका जारी की जाती है। किनके द्वारा? पहला पत्रिका किसने लिखा था? उन्हीं के द्वारा। बताइए आप। पहला लिखा था माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में, वर्ष 1900 में लिखा था। तो उन्होंने ही यहां पर भी, माधवराव सप्रे जी ने यहां पर भी एक हिंदी में केसरी को ही केसरी नाम से हिंदी में पत्रिका जारी करनी शुरू कर दी और उसमें उन्होंने एक लेख लिखा था, उपाय टिकाऊ नहीं है, उपाय टिकाऊ नहीं है। इस नाम से जब वह हिंदी केसरी पत्रिका में लेख लिखते हैं तो अंग्रेजों का यहाँ पर रोज जो है गुस्सा जो है इन्हें झेलना पड़ता है और यहाँ पर दोनों को झेलना पड़ता है। एक तो बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने मराठी केसरी में बहुत सारे लेख लिखे थे अंग्रेजों के खिलाफ, और दूसरे जो होते हैं माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे ने भी जो उपाय टिकाऊ नहीं है नाम से जो लेख लिखा, उस कारण से बाल गंगाधर तिलक और माधवराव सप्रे इन दोनों को वर्ष 1908 में जेल में भेज दिया जाता है। और इस तरह से जब इन्हें जेल में भेजा जाता है तो एक छात्रों का बहुत बड़ा जो समूह है इनके समर्थन में पूरे सड़कों पर आ जाता है और अंग्रेजों के विरोध ये करने लगते हैं जिसमें हम देखेंगे कि देश में प्रथम छात्र हड़ताल 1907 में हुआ भी होता है। जो किसके नेतृत्व में होता है? वह होता है प्यारेलाल और नंदलाल झा और प्यारेलाल के समर्थन से ही ये देश का प्रथम छात्र हड़ताल हमें देखने मिलता है राजनांदगांव में। और यहां मैंने क्या बताया? हिंदी केसरी पत्रिका के बारे में जो माधवराव सप्रे ने जारी किया था। तो ये सब चीजें हम क्या देख रहे हैं? स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत में ही पढ़ रहे हैं। सब स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत में जो भारत में है और जो छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ा, इन दोनों की चर्चा हो रही है। स्वदेशी आंदोलन जो है धीरे धीरे वर्ष 1908 के अंत तक समाप्ति के कगार पर आ जाता है, क्योंकि पहले ही ये गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो गया है कांग्रेस। और दूसरा क्या कि जो गरम दल के नेता भी जो हैं, जिन्होंने पूरा एक नेतृत्व प्रदान किया था, जैसे बाल गंगाधर तिलक ही है, उनको भेज दिया जाता है रंगून जेल में। माधवराव सप्रे भी जेल में चले गए। तो अब कौन नेतृत्व करेगा? तो धीरे धीरे ये जो स्वदेशी आंदोलन है यहां पर समाप्ति के दौर पर आ जाता है। अब जो है अंग्रेज एक उनको ये चीजें समझ में आ जाती है कि भारतीय कहीं ना कहीं अब विरोध में मुखर हो चुके हैं, हमारी बात अब नहीं सुन रहे हैं। तो उनके द्वारा वर्ष 1909 में एक कानून भी लाया जाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म लाया जाता है। और इसमें एक चुनाव प्रणाली की शुरुआत की जाती है जिसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। और ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा, यहाँ पर कम करूँगा। परंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि वर्ष 1908 के बाद क्या दौर होता है? 1909 का, जब मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है। आगे हम देखेंगे कि जब सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की बात करते हैं तो वह भी होता है 1909 में, जब मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है तो उस समय सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की जाती है वर्ष 1909 में। और यह होता है राजनांदगांव में प्यारेलाल सिंह के द्वारा। और यह भी कैसे, किस चीज़ के लिए होता है? पुस्तकालय इसलिए बनाया जाता है कि लोग आए, पुस्तकें पढ़ें और लोगों में एक चर्चा का भाव जगे, एक जन जागृति हो। तो राजनांदगांव में जन जागृति के लिए, लोगों की जन जागृति के लिए इस सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की जाती है ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। दूसरा जो एक संगठन हम देखते हैं वह होता है कान्यकुंज सभा। कान्यकुंज सभा की 1912 में रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और माल गुजारों का एक सम्मेलन होता है, इसके बारे में एग्जाम में आया था। माल गुजारों का एक सम्मेलन होता है 1915 में।
यह कहाँ होता है? रायपुर के टाउन हॉल में, जहाँ पर बहुत सारे करीबन 300 से भी ज़्यादा यहाँ पर मालगुजार यहाँ पर इस सम्मेलन में शामिल होते हैं, अपना विरोध प्रकट करते हैं। अच्छा, ये मालगुजार कौन होते हैं पता है आपको? तो ये मालगुजार यह होते थे, जैसे ब्रिटिशर्स जो हैं किसानों से सीधे टैक्स नहीं वसूलते थे। एक बीच के लोग होते थे जो मालगुजार कहलाते थे। ये मालगुजार जो है किसानों से पैसा लेकर अंग्रेजों को देने का काम किया करते थे, जिन्हें मालगुजार कहा जाता था। इसके बाद शुरू होगा होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की शुरुआत हो जाती है 1914 से, जिसमें एनी बेसेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला होती है, जिन्होंने आयरलैंड में, जो अपना जो क्षेत्र होता है आयरलैंड में, यूरोप में एक देश है, उस आयरलैंड में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और क्योंकि उस समय 1914 का दौर भी अगर देखें तो क्या हो रहा होता है उस समय? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। तो उस प्रथम विश्व युद्ध के समय में एनी बेसेंट ने देखा कि अंग्रेज जो है अपनी बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं और इस युद्ध में लोगों को शामिल कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं आयरलैंड के, उनको अचानक से शामिल कर लिया जा रहा है, युद्ध में भेजा जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू किया कि अंग्रेज जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं उसके विरोध में। और इसी का प्रभाव हमारे भारत में भी पड़ता है। हमारे भारत में भी होम रूल आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर जो एनी बेसेंट की सहयोग देने की बात आती है, एनी बेसेंट को सहयोग देने की बात आती है, तो सबसे आगे आते हैं, जब जेल से छूट के आ जाते हैं, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। और एनी बेसेंट के द्वारा यहाँ पर होम रूल आंदोलन चलाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में, या बोला जाए कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत बरार का जो क्षेत्र है, वह दिया जाता है तिलक जी को संभालने के लिए। और तिलक जी के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया जाता है। और इसी समय तिलक जी जो अपनी बात रखते हैं और मांग उठाते हैं स्वराज की बात, स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो इनका नारा ही था। तो इस बात पे ये बहुत ज़्यादा अडिग रहते हैं और इस मांग को लेकर पूरे भारतवर्ष में ये यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर जो तिलक जी के द्वारा जो चालू किया जाता है, तो तिलकवादी होम रूल आंदोलन कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ में सक्रिय होता है। और इसके अलग अलग बहुत सारी शाखाएं भी होती हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में एक शाखा होती है, 1917 में एक शाखा बनाई जाती है, जिसका मुख्यालय होता है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। और जो अलग अलग जगह होम रूल आंदोलन को जो प्रभावित करते हैं, जो चलाते हैं इस होम रूल आंदोलन को, वह होते हैं रायपुर में रविशंकर शुक्ल, लक्ष्मण राव, माधवराव सप्रे। वैसे बिलासपुर में जो है ई राघवेंद्र राव होते हैं, जो होम रूल आंदोलन को चलाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त और राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा इस आंदोलन को चलाया जाता है। इस होम रूल आंदोलन का भी प्रभाव जो है हम देखते हैं कि अंग्रेजों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, ई राघवेंद्र राव के बारे में एक चीज़ और बता दूं, जो बिलासपुर के जो ई राघवेंद्र राव होते हैं, इनके द्वारा ही 1915 में छत्तीसगढ़ में दो भागों में विभाजित रहते हैं, नरम दल और गरम दल। तो नरम दल और गरम दल इन दोनों के बीच में मध्यस्थता का कार्य भी ई राघवेंद्र राव के द्वारा ही किया जाता है। इस चीज को भी याद रखेंगे। 1915 में नरम दल और गरम दल दोनों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करके कहते हैं कि आप दोनों एक साथ मिलकर कार्य करिए, तभी हम आज़ादी की ओर बढ़ सकेंगे। तो ये कार्य किसने किया था? ई राघवेंद्र राव। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। आगे जब हम 1916-1917 की बात करते हैं, तो 1918 में होम रूल लीग का एक क्षेत्रीय सम्मेलन भी होगा, जो होता है रायपुर में, और अध्यक्षता की जाती है रविशंकर
शुक्ल के द्वारा, रविशंकर शुक्ल के द्वारा। और ये जब यह सम्मेलन होता है तो उस समय पहली बार बाल गंगाधर तिलक जी छत्तीसगढ़ में आए थे। जैसे मैं बताया था, बाल गंगाधर तिलक जी का क्षेत्र कौन सा था? महाराष्ट्र, बरार, मध्य प्रांत, यह सब क्षेत्र था। तो ये इस क्षेत्र में पहली बार इसके प्रचार प्रसार के हेतु 1918 में छत्तीसगढ़ के रायपुर आए थे होम रूल लीग के प्रचार हेतु। तो यह होम रूल लीग हो गया। इसके बाद का दौर आएगा, उसमें हम देखेंगे कि यहां पर रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाता है 1919 में। 1919 इसी समय होता है जलियांवाला बाग, जिसके बारे में हम भारतीय इतिहास में ज़्यादा देखेंगे। अभी मैं चीज़ें बताता हूँ, उसको ध्यान देंगे आप, कि जब रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाता है, अंग्रेजों का एक नियम कानून ऐसा आता है जिसका विरोध किया जाता है, तो उसमें जो रायपुर से जो है माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ल होते हैं, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, छेदीलाल, डॉक्टर ठाकुर छेदीलाल, रतनपुर में भी बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया जाता है और काला दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को 1919 को काला दिवस, और हड़ताल भी किया जाता है रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के पश्चात हम देखते हैं कि राजिम में एक किसान मजदूर सभा भी होती है। किसान मजदूर सभा फरवरी 1920 को, फरवरी 1920 को होता यह है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा हर साल यहाँ पे एक धार्मिक मेला लगाया जाता था। धार्मिक मेला यहाँ पर लगाया जाता था, और इसी बीच ये किसानों का भी एक सम्मेलन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं विष्णु दत्त शुक्ल। और जैसे जानते हैं फरवरी में हुआ है, तो फरवरी में राजिम में आज भी क्या होता है, यहाँ पर राजिम कुंभ मेला भी लगता है। तो ये उस समय से इसकी शुरुआत हो गई थी मेले की। तो यह एक किसान मजदूर सभा होती है कब? 1920 में। आगे जब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो अब देखेंगे कि गांधी जी का प्रवेश होगा। गांधी जी के प्रवेश के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गांधी जी कितने बार छत्तीसगढ़ में यात्रा किए, उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब के बारे में चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। अभी तक हमने कहाँ से कहाँ तक देख लिया है दौर? अभी तक हमने देखा 1885 से लेकर जब तक कांग्रेस की स्थापना हो गई, और वर्ष 1920 तक जो भी कार्यकलाप हुए छत्तीसगढ़ और भारत में। क्योंकि अब आपको भारतीय इतिहास भी थोड़ा थोड़ा जानना होगा, ताकि आप समझेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोनों की चर्चा हम साथ साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1885 से 1920 तक का हमने समय देख लिया है। अब अगले क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।